कैसे हैं आप सब। अभी तक आप लोगों ने डायपोल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड लगभग थ्योरी से जितनी चीजें हो सकती थी वो सारी की सारी कवर कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डायपोल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कैसे लगाते हैं, क्या उसका थॉट प्रोसेस है वो सीखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों शुरू करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से, एकदम सबसे आसान। डायपोल में इससे आसान क्वेश्चन फिर है कि पी की वैल्यू फाइंड करना। तो पी की वैल्यू अभी फाइंड कर लेंगे किसी क्वेश्चन में हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है कि दो डायपोल्स हैं। जब आपको एक से ज्यादा डायपोल दिए रहे हैं तो उसका डायपोल मोमेंट कैसे, जैसे रेजिस्टेंस आप लोग 10th में निकालते हैं ना कि R1 R2 R3 को सीरीज में जोड़ दो या पैरेलल में जोड़ दो, तो अगर ना तो वो R1 की तरह बिहेव करेगा, ना R2 की तरह, ना R3 की तरह, बल्कि किसी एक नए वैल्यू की तरह बिहेव करता है। वैसे ही क्या है यहां पर देखो, एक PQ डायपोल है और एक AB डायपोल है। इसका डायपोल मोमेंट है 2p और इसका है p, और एक दूसरे से किस पे रखे हुए हैं 60 डिग्री पे। तो नेट डायपोल मोमेंट इसका कितना होगा। तो ये डायपोल इलेक्ट्रोस्टैट का तो सवाल ही नहीं, ये सवाल किसका है, वेक्टर का। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है तो आपको दो चीजों पे बहुत कमांड करना पड़ेगा, एक तो वेक्टर और दूसरी क्या है आपकी कैलकुलस, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये नहीं उसके फॉर्मूले पे कहां यूज करना है, कब यूज करना है, क्या चीज यूज करनी है, कब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, यानी कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है। और ये चीजें प्रैक्टिस से धीरे धीरे अगर आप सही तरीके से सीखेंगे तो आ जाएगी। तो यहां पर देखो क्या है, कुछ है नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर एक दूसरे से कितने पर 60 डिग्री पर हैं। तो इनको क्या करना है हमें, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वही नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो कुछ है नहीं यहाँ पे इस सवाल में, एक पॉइंट पर क्या है, ऐसे ये वेक्टर 2p है और ये वेक्टर p है, ठीक है। तो एक चीज तो 11th का जो लेक्चर है वेक्टर्स का, आप उसको देखिएगा पूरी सीरीज, तो वेक्टर्स काफी आपके लिए आसान भी हो जाएगा। और यहां पर एक चीज मैं अभी आपको बता दूं, इस पी की डायरेक्शन में आप आंख बंद करके निकाल सकते हो। ये विधि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में तो नहीं लगेगी, लेकिन जो कंपटीशन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें विधि आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो नेट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पहले ही मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं उस ट्रिक से, और उसके बाद क्या होगा, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी वही एंगल आएगा। देखो इन दोनों का रेशियो कितना है, ये 1:2 का रेशियो है ना, कितने का रेशियो है, 1:2 का रेशियो, ठीक। तो ये इसके बीच का जो एंगल है कितने का, 60 डिग्री का। कितने का एंगल है, 60 डिग्री का है ना। 60 डिग्री के एंगल को इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी P और 2p का जो रिजल्टेंट आएगा वो 60 डिग्री के एंगल को किस रेशियो में बांटेगा, 1:2 के रेशियो में। और स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है 2p, यानी स्ट्रॉन्गर वेक्टर क्या है 2p। तो जो डायपोल जो नेट p आएगा वो 2p की तरफ ज्यादा झुका होगा और p की तरफ कम झुका होगा। यानी अगर ये 2:1 का रेशियो है तो इनका जो इस तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ये रिजल्टेंट सपोज कीजिए P है, P नेट। तो ये जो P नेट है ये क्या होगा, इस एंगल को ये 1:2 यानी अपोजिट रेशियो में तोड़ेगा। तो 60 डिग्री का एंगल है, यानी ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यानी ये जो रिजल्टेंट आएगा ये 2p से 20 डिग्री पर होगा और p से कितने पर होगा, 40 डिग्री पर होगा। अब जब हम लोग इसकी टेबल से वैल्यू निकालेंगे तो पता है पॉइंट में डिफरेंस आएगा। जैसे ये वाला आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग और ये आ जाएगा 39 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से आएगा जब आप इसकी tan की वैल्यू वगैरह लेकर के निकालेंगे मोबाइल से या टेबल से, क्योंकि हर वैल्यू कोई जरूरी तो है नहीं कि आपकी आ जाए, या वही 0, 30, 60, 45, 90 में पड़े। तो आप देखेंगे कि यही चीज आएगी आगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो नेट P होगा, P नेट, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सम होगा किसका, P का और 2p का, जो कि किस पर है 60 डिग्री पर। तो वेक्टर सम क्या होता है, R² = A² + B² + 2ab cos थीटा। यानी यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, P नेट = √P² प्लस 2p का होल स्क्वायर यानी 4p² प्लस 2ab यानी 2 ×
2p² cos थीटा cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, यानी इसको ऐड करके लिख लेते हैं 5p² प्लस 4p² इंटू 1/2, यानी कितना आ जाएगा √7p² यानी p√7। तो ये दोनों का डायपोल मोमेंट टोटल कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ये p√7, इस वैल्यू का डायपोल मोमेंट होगा, ये थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं p√7, और ये 2p वाले से 20 डिग्री पर होगा और यहां से कितने पर होगा 40 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि ये अपने जो वैल्यूज हैं मैग्नीट्यूड इनके अपोजिट यानी इनवर्स रेशियो में एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 के रेशियो में 1 वाले की तरफ 2 और 2 वाले की तरफ 1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, ये चीज अब अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहे तो tan थीटा वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा a sin थीटा अपॉन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा वाले फॉर्मूले से। तो डायरेक्शन में हम लोग इंक्लूड नहीं होते, यहां पर हम क्या है, हमें नेट डायपोल मोमेंट देखना है। तो नेट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा p√7, किससे, वेक्टर से। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं ये दूसरा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो डायपोल्स हैं जिनके डायपोल मोमेंट क्या है p यानी दोनों के p हैं, सेम है। ठीक है, लेकिन ओरिएंटेशन इनका देखना है कि एक का पॉजिटिव चार्ज ऊपर है और दूसरे का नीचे है, यानी इस वाले का, ऊपर वाले का जो डायपोल मोमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा, -q से +q। तो अगर ओरिजिन पर दिखाएं तो ये किधर आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इसके डायपोल मोमेंट्स को यहां पे ले आ रहा हूं। ठीक है, ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट p। फिर दूसरा डायपोल किधर से, माइनस यहां पर है प्लस यहां पर, तो यहां पर माइनस से प्लस इधर की तरफ आएगा, ये भी कितना है p। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 60 है तो ये वाला भी 60 है, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से एसोसिएट करके रखे हुए हो तो उनके बीच जो एंगल निकाला जाता है वो तभी निकालेंगे जब या तो उनके टेल से टेल जुड़ी हुई हो या हेड से हेड जुड़ा हुआ हो। तो इस पॉइंट पे देखो, टेल और टेल के बीच का एंगल निकालेंगे, ये वाला, ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो अभी देखो यहां पे क्या करना है, हम लोगों को P की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो निकालना है नेट डायपोल मोमेंट, यानी टोटल कितना डायपोल मोमेंट बनेगा। दूसरा क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगी हुई है, तो बताना है कि कितना इस पर टॉर्क वर्क करेगा। तो हमें P और E के बीच का एंगल बताना पड़ेगा, यानी नेट डायपोल जो आएगा वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर आएगा। तो यहां पर देखो, अभी पिछला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया था, दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच के एंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी 1:1 में। यानी यहां बीच से ये जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जाएगा और कितने पर जाएगा, यहां से 60 डिग्री पर। तो यहां से अगर 60 हुआ तो एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये तो देखो, पहले मैंने क्या किया, लॉजिक से आपको जो ट्रिक बताई उससे बताया। अभी यही सेम रिजल्ट किससे आएगा, फॉर्मूले से आएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, नेट डायपोल मोमेंट। तो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा पी नेट, ये कितना हो जाएगा, वही वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से, √a² यानी p² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा यानी cos 120। ठीक है, cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, cos 120 किसमें पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी cos 120 की वैल्यू आएगी नेगेटिव -1/2। कितनी आएगी, -1/2। तो ये हो जाएगा हमारा p² प्लस p² माइनस 2p² इंटू 1/2। ये p² से p² कैंसिल हो जाएगा और नेट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, वही p, यानी जो p और p यहां आया वही p डायपोल मोमेंट यहां भी आ गया। और इस p की डायरेक्शन देखनी है तो tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना। तो इसमें किसी को भी आप b मान लो, b sin थीटा,
तो हो जाएगा P sin 120 अपॉन P प्लस P cos 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P √3/2 अपॉन ये कितना आ जाएगा? P माइनस P/2 यानी नीचे आ जाएगा P/2। तो ये आ गया हमारा P √3/2 अपॉन P/2। P/2 से P/2 कैंसिल, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? √3। ये किसके बराबर है? tan 60, यानी अल्फा कितना आ गया? 60 डिग्री। अभी जो अल्फा एंगल आया ये किससे आया है? किसी एक P से आया है। ये देखो यहां से कितना आ गया? 60 डिग्री। और ये 60 है तो ये भी नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या हुआ? 1:1 में काटा ना, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगी हुई है? एक्स एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखो एक्स एक्सिस से ये P कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। वही चीजें आई ना। तो यहां तो डिस्क्रिप्टिव सवाल है, इसलिए यहां पर हम लोग ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में देखो कितना टाइम आपका गया? 1.5 से 2 मिनट गया। लेकिन अगर ये लॉजिक आपको आता है कि ये वेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपको कलम तो चलानी नहीं, दिमाग चलाना, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे एक्स एक्सिस और P के बीच में एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जब आपके मैच्योर रहते हैं तो वो चीजें सवाल पढ़ते समय आधा सवाल हमारे दिमाग में क्या होता है? लगता चलता है, उसका थॉट प्रोसेस डिसाइड होता रहता है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि फाइनल P यानी P नेट की वैल्यू कितनी आई? P और इसके बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री का, P और E के बीच में। तो ये इतनी चीज हो गई। अब आप टॉर्क आसानी से निकाल सकते हो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो ये हो जाएगा PE sin 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो टॉर्क कितना लगेगा? PE अपॉन 2। ठीक है, तो पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर है ये, और इसकी डायरेक्शन है ये। यानी ये दोनों डायपोल मिल करके एक ऐसा डायपोल बनाएंगे जिसका डायपोल मोमेंट तो P ही रहेगा, लेकिन उसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितनी होगी? 30 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो दो डायपोल्स ऐसे हैं, इन दो डायपोल्स के कारण जो डायपोल बना है वो एक ऐसा डायपोल बना है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कि डायपोल HCl के एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, यानी हमें P की वैल्यू दी हुई है। P कितना है? 3.0 × 10⁻³ कूलम मीटर। हमें फाइंड करनी है इसकी बॉन्ड लेंथ, यानी H प्लस और Cl माइनस आयन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर हम लोग इसका पोलर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से बनेगा ना, H प्लस Cl माइनस, यही बचेगा। तो इस पर कितने का, अगर इसको आप चार्ज के फॉर्म में रखें तो इस पर H प्लस आयन पर कितने एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच की जो दूरी है वो है इसकी बॉन्ड लेंथ, कैपिटल L लिख लेते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू चार्ज यानी E, E प्लस लिख लीजिए और E माइनस लिख लीजिए। ठीक है, E इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस L हो गया। तो L बराबर कितना हो जाएगा? P अपॉन E, वैल्यू डिवाइड करके निकाल लीजिए। 3.0 × 10⁻³ अपॉन 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल कर दिए 16 से, तो ये हो जाएगा आपका 16 × 16 और मुझे कितना 14, तो 140 16 से 8 बार जाएगा, 120 10⁻11 इतने मीटर, यानी 1.87, यानी अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू अगर हम लोग टोटल नंबर्स में लिखें तो 1.9 × 10⁻11 मीटर, ये आ जाएगी इसकी बॉन्ड लेंथ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक्सियल पोजीशन में एक डायपोल के कारण, जिस पर चार्ज कितना है? +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम का, और इसके भी इसकी जो डायपोल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर की है। लेकिन दो पॉइंट्स ऐसे लिए गए हैं जो दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे।
यानी एक इसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। यानी जो आर है वो बहुत बड़ा है किससे, एल से, यानी यहां पर हमारा जो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्म था वो लगेगा। और दूसरे में क्या है कि एल तो 1 सेंटीमीटर का, जो आर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो एक पॉइंट सेंटर से 2 सेंटीमीटर पर है, दूसरा पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, 50 सेंटीमीटर पे। तो इस सवाल को लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला आए, है ना। आप चाहे तो इस चार्ज के कारण यहां पर फील्ड निकालिए, इस चार्ज के कारण फील्ड निकालिए, दोनों को घटा दीजिए तो भी आ जाएगा, या फॉर्मूला याद है तो भी आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे क्योंकि हम लोग इसको डायपोल्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका पी फाइंड कर ले, क्योंकि हमारे पास डायपोल मोमेंट होना जरूरी है। तो पी कितना हो जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, है ना, और 2L ये पूरी लंबाई होती है, तो Q कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 माइक्रोकूलम का है, और लेंथ कितनी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻²मीटर। तो कितना हो गया 10 इंटू 10⁻⁸ या 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम मीटर, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू 10⁻⁷। अब हमें क्या फाइंड करना है, E एट P। तो E एट P पर देखो क्या है, यहां पर हम लोग वही अपना K 2P/r³, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, सिंस L is very less than R, therefore L square will be neglected। क्योंकि अगर देखा है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन 50 का कितना हो जाएगा 2500, स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और जब फॉर्मूला खुलेगा पावर्स और बढ़ेंगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 का की पावर्स और बड़ी होती जाएंगी और 1 की पावर वही 1 रहेगी, तो उसको जोड़ने घटाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहां पर इस फॉर्मूले को लगा करके क्या आंसर आएगा, K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, और 2P की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁷ अपॉन r³, 50 सेंटीमीटर। तो 50 का कितना हो जाएगा 5 × 25 125, 1.25000 इंटू 10⁻⁻6, यही तो होगा ना। अब इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ पर पावर 3 जो है इसकी ये कट जाएगी, यहाँ पर पावर 6 बचेगी, तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के 18 इंटू 10⁻⁶ -1 10⁵, और इस 10⁵ को मैं 180 × 10⁴ लिख रहा हूं अपॉन 125। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 125 एकम 125 बचेगा कितना हमारा 25 55 55 1.4, ये हमारा 1.38 इंटू 10⁴ इतने न्यूटन पर कूलम की फील्ड। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, डेसिमल के बाद थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आ जाए, तो ये जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये तो इतनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से। लेकिन यहां पर ये चीज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, r² - L² का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा। और E एट Q, यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2kp/r² - L² की पावर 2, ये फॉर्मूला आया था। तो यहां पर चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू P की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷ अपॉन r², यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर 10⁻⁻4, तो इन सब में 10⁻⁻4 बाहर पहले कॉमन ले लीजिए, और सॉरी ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो
सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ 10⁻⁻⁴ कॉमन आएगा, और जब उसका स्क्वायर तो 10⁻⁸ बाहर आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी नीचे बचेगा 3, और नीचे का जो 3 बचेगा इस 3 को आप यहां से इससे कैंसिल कर दिए 3 टाइम्स, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁻⁷ -1 यहाँ 8 कितना आ जाएगा 6 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया हमारा आंसर किस पर, क्यू पर। तो देखिए जो नियर पॉइंट होगा यानी जहां पर एल और आर इन दोनों का पहले भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होगा, वहां पर हमें अप्रोक्सीमेशन लेके नहीं चल सकते हैं। लेकिन जहां पर क्या होगा आर बहुत बड़ा है एल बहुत छोटा है, वहां पर ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। इसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल, अभी आपसे कहा जाता कि इसी पी पॉइंट पर इक्वाटोरियल में निकालो, इसी पी पॉइंट यानी इसके सेंटर से ऊपर 50 सेंटीमीटर ऊपर कहीं पर निकालने को कहा जाता। तो ई इक्वाटोरियल आप जानते हो कि ई इक्वाटोरियल ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ ई एक्सियल, तो ई एक्सियल की वैल्यू कितनी आई 1.38 आई यानी अप्रोक्सीमेट 1.4, तो यहां पे कितनी आ जाती है 0.7 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, यहां पे कितनी आ जाती, उसकी आधी आ जाती। तो इस तरीके से ये कुछ सवाल थे, इसमें ज्यादा सवाल तो बनते नहीं हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर किए कवर किए हैं उन पर बेस्ड जो सवाल आपके टेस्ट या एग्जाम वगैरह में आते हैं उस तरीके से मैंने इसको बताने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा। बहुत इजी है और हर किताब में मुश्किल से 10 सवाल होंगे इसके, और अगर एग्जाम्पल्स को भी आप जोड़ लें तो 15 से ऊपर की संख्या क्रॉस नहीं होगी। तो आप ये 15 सवाल, लॉकडाउन चल रहा है, पूरा समय है आपके पास, इत्मीनान से आप खत्म कर सकते हैं, आपके ऊपर कोर्स का वेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को लगाइए, न्यूमेरिकल्स लगाने की आदत डालिए, बैठ करके सेल्फ स्टडी की आदत डालिए, और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।